नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो हमने आज की जो क्लास आपके लिए रखी है वो किसी भी टॉपिक पर नहीं रखी है। हमने क्या किया कि इस पूरे बुक में जो आपके लिए जो नए वर्ड्स है, जो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है, हमने क्या किया, उन सारे ना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को उठा लिया और वहाँ पर उन कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को वन बाय वन यहाँ पर लिख दिया। और भी आगे वर्ड है हमारे पास में, 2-3 वर्ड और हैं। तो ताकि है ना इन वर्ड को अगर हमने एक बार समझ लिया ना, तब हमारी क्या होगा कि हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हमारी आंसर राइटिंग इंप्रूव्ड हो जाएगी। कई बार होता है ना कि हम क्वेश्चन आंसर लिखने बैठे तो हम क्या लिखते हैं, अगर मुझे एक लाइन आगे आ जाएगी ना तो मैं अपना बाकी का आधा आंसर पूरा लिख लूँगा। तो वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़े, इसलिए हमने क्या किया कि ऐसे डिफिकल्ट टर्म्स को उठाया और उनको डिस्कस किया। कई बार क्या होता है ना कि वन वर्ड में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर पे सीधा जाता है, व्हाट इज एब्सोल्यूटिस्ट, व्हाट इज रेस, ठीक है ना, व्हाट इज एथनिक, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। तो उसी को ध्यान में हमने क्या किया कि इन डिफिकल्ट वर्ड्स को ले लिया, ठीक है। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स हमारी इस क्लास में नए हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि अगर आपके पीछे की क्लासें छूट गई और आपको पता नहीं उसका सही ऑर्डर क्या है, तो आप क्या कहें कि आप हमारे आर्ट्स एकेडमी चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में जाके आप टिक करोगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो इसमें हमने ना जो क्लास जैसे लगाई उसको वन बाय वन उसके अंदर आपको पूरी देखने को मिल जाएगी, ताकि आप अपनी पिछली क्लास को भी पूरी तरीके से कंटिन्यू कर सको। तो हमारी हेडिंग है, देखो, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, मतलब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो हमारे पास नए नए जो टर्म्स आ रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला वर्ड है हमारे लिए एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब है निरंकुश, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, एब्सोल्यूटिस्ट अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम ऑफ अ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज। बोला कि सरकार या शासन की ऐसी व्यवस्था जिनके द्वारा लिए हुए फैसले पर या उनके द्वारा बनाई योजना पर जो भी उन्होंने फैसला लिया है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रेंट नहीं है। रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, बाधा, रुकावट, लगाम, ये सारे जो वर्ड्स है इनके लिए यूज किया जाता है। मतलब क्या बोला कि सरकार ने कोई भी फैसला लिया और उनके ऊपर कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट है। मतलब सरकार के फैसले पर है ना आप आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते, या आप सरकार को ये भी नहीं कह सकते इसके अंदर कुछ सुधार करने की जरूरत है। एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम प्रेजेंट डे की तरफ से। क्या हुआ कि सरकार ने 3 एग्रीकल्चर लॉ पास किए 2019 में और बोला कि इन कानून के ऊपर अब से लागू किए। तो अब ऐसे में क्या कि किसानों ने बोला कि आपने ये जो कानून पास किए, ये कानून जो अगर आप किसानों के रूप से देखा जाए तो ये सही नहीं बैठते हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन कानून को वापस ले लो। उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट की सरकार से, लेकिन क्या हुआ, सरकार नहीं मानी। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि आंदोलन किया। अब आंदोलन करने से क्या हुआ कि सरकार, उन्होंने लगभग साल भर तक आंदोलन किया। कहाँ पर, दिल्ली के बॉर्डर को कवर करके बैठ गए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इससे किसानों की ज़िंदगी पर इतना फ़र्क पड़ रहा है और इस सारे किसानों का ये कहना है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और उन सारे कानून पर स्टे लेके आ गया। अगर यही है ना, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती, अगर हमारे यहाँ पर तानाशाही सरकार होती या फिर राजा का ऐसा शासन होता जिसके ऊपर कोई निरंकुश नहीं होता, तो क्या होता कि वो कानून पास होता और जो किसानों का कहना कि किसानों के हिसाब से वो कानून सही नहीं है, मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल है, नुकसानदेह है। तो ये दिखाता है कि अगर आपके यहाँ पर एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट होती तो वो कानून वापस नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या डेमोक्रेसी है, तो इसीलिए वो कानून वापस रोल बैक हो गया। और किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे देश के संविधान के अंदर हमने ये बताया है कि हमारे देश के संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा ताकत है, पावर है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को हमने ये तो कह रहा है कि दी सुप्रीम कोर्ट इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के बारे में सही व्याख्या अगर कोई कर सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बोले हुए शब्द अपने आप में कानून है, ठीक है ना। तो आगे देखो, अ फॉर्म ऑफ मोनार्किकल गवर्नमेंट दैट हैज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। बोला कि एक ऐसी प्रकार की सरकार, मोनार्किकल का मतलब होता है राजा की सरकार, मोनार्किकल गवर्नमेंट का मतलब राजा की सरकार, क्योंकि किंग का जो पर्यायवाची जो बनता है, जो सिनोनिम वर्ड बनता है वो बनता है मोनार्क। तो बोला कि किंग की सरकार मतलब राजा की सरकार, तो बोला मोनार्किकल गवर्नमेंट, बोला कि राजा की एक सी सरकार जो कि पूरी तरह से सेंट्रलाइज है, मतलब सारे फैसले लेने की पावर उसके पास में। मिलिटराइज का मतलब क्या कि उसके शासन करने का तरीका जो भी है पूरी की पूरी मिलिट्री ड्रिवन है, मतलब उसके पास में सैन्य शक्ति सबसे ज़्यादा ताकतवर है और अपने फैसले को लागू करने के लिए कई बार वो मिलिट्री का यूज भी करता है। और आखिरी है आपका रिप्रेसिव का मतलब होता है दमनकारी। रिप्रेसिव मतलब दमनकारी, मतलब दमन करना, अत्याचार करना, मतलब
अपने ताकत का मिस यूज करके लोगों पर अत्याचार करना, ये होता है रिप्रेसिव। ठीक है ना। तो आराम से देखना, इस वीडियो को 1.5x पर 2x पर बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मुश्किल से आपका 10 से 15 मिनट का वीडियो है, आराम से देखिए, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना तो बाकी के सब समझ में आ जाएगा। आप बाकी के वीडियो को भले ही 1.5 पे चलाओ, 2 पे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आराम से देखो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला आता है यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब था आइडियल सोसाइटी, मतलब एक आदर्श समाज या कल्पना आपने कल्पना करके ऐसा समाज होना चाहिए। मतलब हम कई बार कहते हैं ना कि राम राज्य के बारे में बात करते हैं, जहाँ कोई चोरी चकारी नहीं है, जहाँ पर कोई लूटपाट नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, मतलब एक ऐसा समाज जहाँ पर सब कुछ सही है और किसी भी प्रकार की ना अनहोनी या गलत के लिए कोई प्लेस नहीं, कोई जगह नहीं, उसको बोलते हैं आइडियल सोसाइटी या यूटोपियन सोसाइटी। तो वो है आपका यूटोपियन। आगे हम आते हैं प्लेबासाइट। प्लेबासाइट का हिंदी मतलब आप ढूंढोगे तो मिलेगा आपका जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, जनमत, जन का मतलब लोग, मत का मतलब लोगों के द्वारा लिया हुआ फैसला। तो जनमत संग्रह के अंदर देखो, मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ जनमत संग्रह क्या होता है। मतलब अगर आपको कोई फैसला लेना कि हमें ना पर्टिकुलर इस टॉपिक पर फैसला लेना कि हमें ये काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें क्या होगा कि इसमें हम बता देंगे कि देखो हम इस एक चीज़ पर वोटिंग करवाने वाले हैं और हमारा टॉपिक है ये क्या कि हमें ये काम करना चाहिए या ये काम हमें नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना है कि आपके पास में ना वोटिंग के लिए 2 ऑप्शन है, आपको या तो यस में आंसर देना है या तो आपको नो में आंसर देना है। इसी को हम बोलते हैं प्लेबासाइट। ऐसा हमारे यहाँ पर भी हो रखा है एक बार। कैसा हुआ कि 2014 में जब आम आदमी की जो पार्टी है उन्होंने दिल्ली विधानसभा के चुनाव लड़े सबसे पहली बार, तो उनको अभी जैसी मेजोरिटी नहीं मिलती, उनके 28 या 29 विधायक चुन करके आए थे और दिल्ली में किसी की मेजोरिटी नहीं बन पा रही थी। तो ऐसे में उनके पास में प्रपोजल ये था कि वो कांग्रेस के साथ में कोलिशन गवर्नमेंट बना करके चला सकते हैं। तो दिल्ली की उस समय पर है ना जो मेन लीडर थे उस समय पर, आज भी मेन लीडर अरविंद केजरीवाल जी है। ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या करा कि वहां पर है ना एक प्लेबासाइट चला, जन्म संग्रह करवाया। उन्होंने क्या बोला कि हम दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं क्या हमें सरकार बना लेनी चाहिए या नहीं बना लेनी चाहिए। तो ऐसे में क्या हुआ कि मेजोरिटी ऑफ द जनता लोगों ने ना जो रिप्लाई किया वो यस में किया कि हाँ आपको सरकार बनानी चाहिए, एक बार आपको करना चाहिए। तो उन्हीं ने इसी बात को ध्यान में रखते क्या किया कि जनमत संग्रह करवाया। ठीक है ना। तो ये होता है प्लेबासाइट। देखो क्या लिखा हुआ है, अ डायरेक्ट वोट, सीधा वोट करना है आपको, बाय विच ऑल द पीपल, बोला किसके द्वारा, सभी लोगों के द्वारा, ऑफ अ रीजन मतलब किसी भी एक जगह पर, मतलब किसी भी एक भौगोलिक जगह पर रहने वाले लोग, जैसे दिल्ली है ना, तो उसमें क्या है दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग उन सब ने वोट किया कि हाँ आपको सरकार बनानी चाहिए। ऑफ अ रीजन आर आस्क, उनसे पूछा गया क्या, टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, आपको बताना है हाँ या ना में बताना है, बस यही है, ये होता है प्लेबासाइट। तो कोई इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपके लिए नया वर्ड है लेकिन चीज़ें आपको सारी पता है। सफरेज, ये वर्ड आपने क्लास 9 की पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस में था ना हमारा कि सफरेज या फ्रेंचाइज, तो सफरेज का मतलब होता है आपके वोट देने का अधिकार। ठीक है ना। तो आपके वोट देने का अधिकार ही है सफरेज। जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिया में कैसा सफरेज है, इंडिया में है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल मतलब सभी को वोटिंग राइट है, और एडल्ट का मतलब क्या कि 18 के ऊपर के सभी व्यक्ति को वोटिंग का राइट है। ठीक है ना। तो बोला कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का मतलब क्या है कि भारत में 18 साल के ऊपर के सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। ठीक है ना। तो ये होता है आपका सफरेज। अगला वर्ड आते हैं हम रेस की तरफ में। रेस क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ कॉमन एंसेस्ट्री, बोला कि लोगों का ऐसा समूह जिनकी कॉमन एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री का मतलब क्या, उनके पूर्वज, कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है। कॉमा डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर्स बाय फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, बोला कि ऐसे लोगों का समूह जिनके ना पूर्वज एक ही रह चुके हैं या, ठीक है, कॉमा दूसरा डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर्स बाय फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, बोला दूसरा तरीका क्या होता है कि दूसरे लोगों की अपेक्षा, दूसरे लोगों की तुलना में वो अलग होते, भिन्न होते। कैसे, बाय फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि आपकी जो भौतिक अवस्था है, जैसे ये मेरा मुंह है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा नेक है, ये मेरा कान है, ठीक है ना, ये मेरा ऊपर वाला जो बॉडी वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या हुआ कि बोला कि ये मेरे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हेयर स्टाइल, कलर ऑफ आई एंड स्किन एंड स्ट्रेचर, मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे ये वाला ना, इसको थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं हम। डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर्स बाय फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बोला कि रेस का मतलब क्या कि वो लोग
या तो उन सभी लोगों का जो जितने भी लोगों का समूह है, जो ग्रुप है, उन सारे समूह लोगों के ग्रुप के जो पूर्वज के बीच पूर्वज, मतलब फोरफादर्स के फोरफादर्स के फोरफादर्स जो वो एक ही फैमिली या पेरेंटेज या लीनियज से बिलोंग करते हैं। एक तो वो हुआ। दूसरा वाला डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर्स, बोला कि दूसरों से वो अलग है। दूसरों से कैसे अलग है, मतलब उन लोगों का जो समूह है दूसरे लोगों से अलग है। दूसरे लोगों से अलग होने का कारण क्या हुआ कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच है, मतलब भौतिक जो आपका जो छायाचित्र है वो कैसा है, जैसे कि आपके हेयर के स्टाइल। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको हम, ताकि और आसानी से समझ में आए। जैसे ना इस रेस में आप क्या देखोगे कि ना हमने ये देखा कि क्या हुआ कि 17वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि यूरोप के जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ द कलर उन्होंने क्या लोगों को डिस्टिंग्विश करना स्टार्ट कर दिया। जो अफ्रीका के जो लोग हैं उनको बोला कि वो ब्लैक पीपल है, जो अमेरिका के जो लोग हैं उनको बोला कि ये रेड पीपल है, और यूरोप के लोगों के लिए उन्होंने अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया, अलग कर लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। आप देखोगे ना कि एशिया के लोग हैं ना उनका कलर कम्प्लेक्शन थोड़ा सा सांवला देखने को मिलेगा। जो लोग अफ्रीका के जो लोग हैं उनका कलर कम्प्लेक्शन बहुत डार्क ब्राउन या ब्लैक में जो बोला जाता है। और जो यूरोप के जो लोग हैं वो आप देखो कंपैरेटिवली थोड़े से ब्राइट हैं, मतलब थोड़ा सा आपको ना गोरे कलर के दिखेंगे। तो बोला कि उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि इन सभी को उन्होंने डिस्टिंग्विश किया, अलग किया। और इन सब के अलावा देखोगे ना उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी अलग। एक तो स्किन का कलर तो हमने बता दिया, अब दूसरा कैसे बताएंगे कि उनकी जैसा हाइट में हो सकता है, उनके बोलने में हो सकता है, उनकी आंखों में हो सकता है, उनके ना ये नेक वाला पोर्शन हो सकता है, या फिर ना आप ये देखोगे कि उनके ना जो हेयर स्टाइल वाला ये पूरा अलग हो सकता है। जैसे आप ये देखोगे ना कि हमारे इंडिया में देखोगे ना, एशिया में ये जो पर्सन इनकी नॉर्मल हाइट होती है 5 साढ़े 5 के आसपास में। जो आपके जापान के जो लोग मिलेंगे वो आपके 4.5-5 फुट के आसपास के मिल जाएंगे। आप देखोगे जो ज़्यादा जो चाइना के जो लोग उनकी आँख कंपैरेटिवली थोड़ी सी आपको क्लोज दिखेगी, छोटी दिखेगी। बाकी कंपैरेटिवली एशिया में जो दूसरे उनसे अलग दिखेगी, है ना। हमारे यहाँ पर थोड़ी बड़ी आंखें वाले दिखेंगे, चाइना में थोड़ी सी छोटे आंखें वाले देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप ये देखोगे कि जो अफ्रीका में जो लोग रहते हैं उनकी कद काठी बड़ी लंबी होती है, उनकी कद काटी जाती है जैसे बड़ी लंबी होती है, ठीक है ना, जो अफ्रीकन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा आप कई बार ये देखोगे कि जो अमेरिका में एफ्रो अमेरिकन है, मतलब ऐसे जो लोग जिनके पास में यूएस सिटीजनशिप है लेकिन उनके फोरफादर्स का ओरिजिन कहाँ से निकला हुआ है, अफ्रीका से निकला हुआ है। तो उनमें हम क्या देखते हैं कि उनके ना हाइट बड़ी लंबी होती है। जैसे वो लोग NBA जो खेलते हैं, जो बास्केटबॉल, जो वहाँ पर बास्केटबॉल खेलते हैं, उनकी तो 6.5 फुट 7 फुट से भी बड़े बड़े लोग होते हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं। तो ये क्या हुआ कि हमने देखा कि अफ्रीका में कंपैरेटिवली हाइट बहुत बड़ी देखने को मिलती है। और यूरोप में कई लोग ऐसे होते हैं जिसमें आप देखोगे ना उनका जो आंखें जो नीली आंखें होती है, या फिर जो अलग रंग की आंखें होती है, और उनके जो बाल होते हैं वो सुनहरी बाल होता है। वो क्या है, ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना, जो आपको अलग करता है। और स्ट्रक्चर का मतलब कद काठी को मैंने बता दिया आपको, अफ्रीका वाला एग्जाम्पल दे दिया। तो बोला कि ना इन ऐसे लोगों को हम क्या होता है कि अलग रेस से आते बिलोंग करते। जैसे अफ्रीका के लोग हैं ना, ये अफ्रीकन रेस के लोग हैं। जैसे हम बोलेंगे ना ये इंडियन है, ये वो वाले लोग हैं, तो वो रेस का मतलब वो हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे यहाँ तक। अब हमें ना कुछ और भी टॉपिक है, एक बार एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में जाता हूँ मैं। हाँ, तो हमने ये लिख दिया आगे वाले, कंजर्वेटिज्म आगे आने वाला है आपका, कि कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है, रूढ़िवाद। मतलब पॉलिटिकल फिलॉसफी, मतलब है ना पॉलिटिकल साइंस, मतलब राजनीति विज्ञान का ऐसा दर्शन शास्त्र, मतलब वो कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, दैट स्ट्रेस, मतलब जो इस बात पर जोर देता है, किस बात पर जोर देता है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, मतलब किस चीज को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ट्रेडिशन का, मतलब जो हमारी परंपरा है, ठीक है ना, जो हमारी पुरानी जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा की बात कर रहे हैं। परंपरा, एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है कि हमारा जो समाज जो है, जो हमारी जो व्यवस्था है समाज के अंदर की, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो, ठीक है ना, कि एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन मतलब जो हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है वो, एंड कस्टम्स मतलब जो आपके जो रीति रिवाज है वो। तो बोला कि ना कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि राजनीति का वो दर्शन शास्त्र जो इस बात की ओर जोर देता है कि किस चीज़ की इंपॉर्टेंस है, कि उस चीज़ की इंपॉर्टेंस है जो कि हमारी परंपरा है, जो हमारे बनाई हुई समाज की जो व्यवस्था है वो, और जो रीति रिवाज है वो बना रहे, उसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है, उस चेंज को तोड़ा नहीं जाए। एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, बोला कि एकदम से परिवर्तन होने की बजाय जो धीरे धीरे, प्रिफर का मतलब होता है कि प्राथमिकता देना,
ठीक है ना। ग्रेजुअल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे, मतलब कहते हैं कि बदलाव के लिए तैयार तो हैं, बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन बदलाव धीरे आना चाहिए। तो रूढ़िवाद उन ऐसी आपकी राजनीतिक दर्शन शास्त्र जो ये कहता है कि हमारा जो मेन जो मुख्य जो जोर है वो किस बात पर है कि हमारे जो पुरानी जो हमारे समाज की जो पुरानी रीति रिवाज है, पुरानी परंपराएं हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बनाया हुआ जो सामाजिक ढांचा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, वो परिवर्तन बना रहना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा बोला कि ना कि परिवर्तन के लिए एक्सेप्ट करते परिवर्तन को, बोला कि परिवर्तन धीरे धीरे आना चाहिए, एकदम से नहीं आना चाहिए। जैसे इसको हम एग्जांपल लेते हैं कैसे, कि जैसे आप देखा कि इंडिया के अंदर लव मैरिजेस को हम देखते हैं कंपैरेटिवली एक्सेप्ट नहीं करते लोग, क्योंकि बोला क्योंकि हमारे माता पिता ने अरेंज मैरिज शादी करी, उनके माता पिता ने अरेंज मैरिज शादी की, और बोला कि हमारे सारे की पीढ़ी ने क्या अरेंज मैरिज की है। तो ऐसे में बोला कि शादी का जो व्यवस्था है, जो मैरिज एज इंस्टीट्यूशन है हमारे समाज में, वो कैसी है कि वो अरेंज मैरिज वाली है। तो ऐसे में ना हमारे यहाँ पर लव मैरिजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि लव मैरिज तो फिर भी है ना, कई बार है ना, अगर आपकी सेम कास्ट में अगर लव मैरिज है या कि सेम रिलीजन में, तो फिर भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं फैमिली वाले, समाज वाले। लेकिन कई बार क्या होता है कि ना इंटर कास्ट लव मैरिजेस जो होती हैं, इसमें हमारे कई बार देखते हैं ना कि ना लड़के लड़कियां जो भाग करके शादी कर लेते हैं, फिर कहीं और पर छुप करके रहते हैं। और ऐसे में अगर कोई फैमिली बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी होती है, उसे लगता है कि ना इन बच्चों ने हमारा नाम खराब कर दिया, हमारी व्यवस्था तोड़ दी है। तो बोला कि समाज में एग्जाम्पल सेट करने के लिए क्या करते हैं, फिर ऑनर किलिंग हो जाती है कि उन लड़के लड़कियों को पकड़ के, भले उनकी औलाद है, उनको मार देते, फांसी पे लटका देते हैं, है ना। तो वही वाली बात है कि बोला कि ना वो कहता है कि परिवर्तन के लिए तैयार है वो, लेकिन क्या है कि बोला धीरे धीरे परिवर्तन आएगा तो हम उसके लिए रेडी हैं, एकदम से परिवर्तन को हम एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। ये बात मैंने शादी पर क्यों ली, ताकि आपको आसानी से समझ में आती है। आप ये चीज़ है ना दूसरी चीज़ में भी ले सकते हो, जरूरी नहीं शादी पर है। हम है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो लोग गाँवों में रहते हैं, जो उनके रहन सहन का तरीका है, वो आज भी क्या करते हैं कि बोलते हैं कि नहीं हम खाना पकाएंगे तो क्या चूल्हे पर ही पकाएंगे, हम है ना वो गैस वाले पर ही, क्योंकि वो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर यही रीति रिवाज, यही परंपरा है, हम नए चीज़ में शिफ्ट होना नहीं, परिवर्तन एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि धीरे धीरे बाद में हो जाएगा, लेकिन एकदम से परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है। अब आते हैं हम एथनिक पर। ये एथनिक वाला जो है ना कंपोनेंट, ये आपके रेशियल चीज से सिमिलर है, मतलब उससे आपका मिलता जुलता है। कैसे, देखो एथनिक रिलेट्स टू अ कॉमन रेशियल ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन और अ बैकग्राउंड दैट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विथ और क्लेम। बोला एथनिक का मतलब क्या होगा कि जो लोग रिलेट, मतलब उसे ना मतलब क्या बोलते हैं इसको, जिसके साथ वो अपने आप को जोड़ पाते हैं। रिलेट्स टू कॉमन रेशियल, बोला कि जिन सब का रेश एक जैसा होगा, मतलब रेशियली वो एक जैसे होंगे। ट्राइबल मतलब वो जनजातीय रूप से एक जैसे होंगे, और कल्चरल, और जिनका कल्चरल ओरिजिन एक जैसा होगा, उनको हम एथनिक बोलेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा अभी मैंने जब है ना हमने रेस वाला बताया था, क्या होता है एशियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, यूरोपियन के बारे में बताया। अब जैसे ना इंडिया जो है, इंडिया का नाम देखिए ना, हमारे यहाँ पर पंजाबी भी है, हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन भी है, हमारे यहाँ पर गुजराती भी है, मारवाड़ी भी है, ठीक है ना। तो आप ये देखोगे कि इन सब के बीच में एक चीज़ कॉमन पता है क्या, वो है इंडियन कल्चर। मतलब कई बार हमें ना, इसके अंदर मैंने लिखा नहीं है, बोल के हमें शेयर्ड हिस्ट्री, मतलब आपका जो इतिहास जो है, मतलब आप जिस जगह पर थे उनके बीच में शेयर्ड हिस्ट्री, मतलब आप सबका एक ही इतिहास है, आप सब एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं, आप उस एक जगह की उस कॉमन आइडेंटिटी को बिलोंग करते हैं। मतलब आपकी एक बड़े स्तर पर एक आइडेंटिटी कैसी इंडियन है, लेकिन आपकी छोटे स्तर पर आइडेंटिटी, मतलब छोटा कहना गलत होगा, कि आपकी लोकल लेवल पर आइडेंटिटी क्या है, कोई सिख पंजाबी है, ठीक है ना, कोई जाट है, कोई आपका, या देखो कि साउथ इंडियंस हैं, जैसे आपके जो केरल में मलयाली है, फिर कर्नाटक में आपके कन्नड़ है, तमिलनाडु में तमिल है, आंध्रा में तेलुगु है क्या नहीं है। उसी प्रकार से आपको जो उत्तर पश्चिमी भारत में ना जो आपको मिलेंगे मारवाड़ी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये पर्टिकुलर एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग मतलब उस चीज़ के आइडेंटिटी के लोग जिनका शेयर्ड कल्चर है। तो वही वाली बात रहा है, इनके बीच में कॉमन रेशियल व ट्राइबल हो गया। मतलब अगर जैसे हम कहते हैं जो ट्राइबल पीपल कौन है, जो जंगल में रहते हैं, कई बार होता है कि उन ट्राइबल पीपल के बीच में भी अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी भी हो सकती है ना, ठीक है ना। तो है तो जनजाति है, ट्राइबल जंगल में रहने वाले, लेकिन उन सबका ट्राइबल आइडेंटिटी भी इंडिविजुअल अलग हो सकती है, अलग अलग ग्रुप्स की। तो बोला कि जो अपने आप को कॉमन रेस से बिलोंग करते हैं, ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, या फिर उनका कल्चरल ओरिजिन एक है, मतलब वो सभी लोग एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं, कौन सा, इंडियन कल्चर, ठीक है ना। तो वो हुआ, और बैकग्राउंड दैट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइड्स विद, और बोला कि उन सबके साथ में अपने आप को जोड़ते हैं, वो होता है एथनिक। अब हम आते हैं एलिगोरी। ये वर्ड आपने
क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, यहाँ पर फिर रिपीट हो रहा है। एलिगोरी का मतलब एक सिंपल एकदम आसान शब्दों में अगर आपको बताऊं तो उसका मतलब होता है कि एक सिंबल होता है ना, जैसे हम क्या कहते हैं गांधी जी क्या है हमारे यहाँ पर देश में, वो अहिंसा का प्रतीक है। तो मतलब गांधी जी की मूर्ति अपने आप में अहिंसा का प्रतीक है। कई जगह पर हम देखते हैं कि हमारे देश में कई जगह पर BR अम्बेडकर की ये वाली मूर्ति आपको देखने की मिलती है। यहाँ पर इस बुक में हाथ में संविधान की किताब है और ये सीधा हाथ है, तो मतलब वो दिखाते हैं कि ना संविधान एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे लेकर के जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं फ्रांस में जब क्रांति होती है तब वहाँ पर एक है ना, हमने देखा कि वहाँ पर एक है ना एक जो महिला है, उन महिला की मूर्ति बनी और उसका किसको रिप्रेजेंट करती है, वो लिबर्टी को रिप्रेजेंट करती है, जिसका नाम था मैरियाना, ठीक है ना। और इसी प्रकार से हम जर्मन यूनिफिकेशन में देखते हैं जर्मेनिया। तो ये क्या है ना, ये सिंबोलिज्म है किस चीज़ के, क्रांति के। आपको हमेशा कोई ना कोई सिंबोलिज्म चाहिए, ठीक है ना। तो उसी तरीके से देखो क्या कह रहा है ये, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मतलब ये एक तरीके से आइडिया है, जैसे कि किस चीज़ के लिए, फॉर एग्जाम्पल ग्रीड, लालच, एनवी, ईर्ष्या, ठीक है, फ्रीडम, स्वतंत्रता, और एंड लिबर्टी मतलब आज़ादी, इज एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। बोला कि ये जो अलग अलग आइडियाज जो है ना, इन तीन चारों चीज़ों को हम कैसे करते हैं कि एक्सप्रेस करते हैं, मतलब बताते हैं, बताने का नजरिया किस प्रकार से, कि थ्रू पर्सन और अ थिंग। बोला कि या तो किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी चीज के द्वारा बताया जाएगा, तो वही है आपका एलिगोरी। जैसे हमने बताया था ना कि फ्रांस में क्रांति के प्रतीक को कैसा बनाया गया, एक फीमेल मूर्ति बनाई गई जिसका नाम रखा गया मैरियाना। बोला कि ये हमारी लिबर्टी का प्रतीक है। ऐसा हम जर्मन यूनिफिकेशन में आगे भी देखेंगे, जर्मेनिया को दिखाएंगे, ताकि ना वो उनके लिए ना क्रांति का स्वरूप बनेगी। बोला कि ना इसको लेकर के वो उन लोगों के बीच में क्रांति की भावना जगेगी, क्या कि हाँ हमें जर्मन यूनिफिकेशन करना है, हमें जो बाहर के लोगों ने हमारे यहाँ पर आके कब्जा कर लिया उन सबको खदेड़ करके बाहर निकाल देना है। तो ये सब क्या होता है ना कि ये एक तरीका होता है कि आपको किस प्रकार से इन चीज़ों को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही है, और इसके अंदर हमने मेन चीज़ की किस पर फोकस रखा है कि ये जो हमारे अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इसको आपने एक बार समझ लिया तो आपको पढ़ना और आसान हो गया। आपको वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई सुझाव देना है, अगर आपको बताना है कि इसके अंदर ये सुझाव हम और कर सकते हैं, या आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और हमारी बाकी की क्लासों के लिए हमने आपको बता रखा है कि आप प्लेलिस्ट में रह जाइए। हमने चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आपको सीक्वेंस में सारी की सारी क्लासें मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।